ठीक है, नेक्स्ट डिजीज हम लोग देखेंगे टिटनस। सुने होंगे सभी, इसका भी वैक्सीन लग जाता है और उससे हम प्रोटेक्टेड रहते हैं। और दिस इज वन ऑफ द डिजीज जिसका आपको रिपीटेडली बूस्टर डोज भी लेना पड़ता है। ठीक है, अब वैक्सीन किस टाइप के होते हैं, कैसे होते हैं, वहां पे हम इसको रिलेट करके बताएंगे। अभी वैक्सीन नहीं पढ़े उसलिए हम डिटेल नहीं बता रहे हैं। किस वैक्सीन का बूस्टर डोज होता है, किस वैक्सीन को लाइव लेते हैं, किसको एटेनुएटेड लेते हैं, ये सारी चीजें वहां हम लोग डिस्कस करेंगे। अब टिटनेस एक्चुअली में क्या है, ये धीरे धीरे मस्कुलर स्पैज्म का कॉज कर देता है। जैसे तुम लोग पढ़े हुए ना, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन, तो मसल्स धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और रिलैक्स नहीं होती। और यही जब सीवियर बढ़ जाता है तो पूरा एकदम डेथ के टाइम तक उसको धनुष, कुछ हिंदी में बोलते हैं धनुषवात की क्या ऐसे। तो इंसान जो है वो डेथ के टाइम उसकी बॉडी एकदम धनुष के शेप में हो जाती है। यहाँ पे तुम्हें इमेज में दिख रहा है, एक लाइव दिख रहा है, मतलब एक रियल मैन दिख रहा है, एक पेंटिंग दिख रही है। ठीक है, ये पेंटिंग कुछ 1300 ईयर की है, उस टाइम की पेंटिंग किसी ने ड्रॉ किया था एक डेथ के बाद बॉडी ऐसी थी तो उसको देख के। और ये रियल है ऊपर वाला, जिसमें डेथ के टाइम इस तरीके से हो गया। ठीक, लॉक जॉ इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें पता है जॉ का मूवमेंट, और यहाँ पे भी मस्कुलर, जितना हम बोल रहे हैं उतनी मेरी यहाँ की मसल्स मूव हो रही है। ठीक है, तो यहाँ की मसल्स पे इफेक्ट पड़ेगा तो हमें बहुत मतलब इनिशियली देखने को मिलेगा। ठीक है, तो पहले यही से स्पाज्म स्टार्ट होगा एंड लॉक जॉ, आपका बोलना, आपका मूवमेंट जो भी इससे इफेक्टेड रहेगा वो इन्फेक्टेड होता रहेगा। नाउ नेक्स्ट है कॉजिंग एजेंट एनारोबिक बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। क्लियर, क्लॉस्ट्रिडियम फैमिली याद रखना, क्लॉस्ट्रिडियम का है टिटनस डिजीज। क्लॉस्ट्रिडियम फैमिली स्पीसीज आएगा तो तुम लिख लोगे, लेकिन स्पीसीज नहीं आया तो प्रॉब्लम होगी। और यहाँ से रॉड शेप होता है, एनारोबिक है, मतलब ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है इसको ग्रो करने। क्लियर, इट इज कॉज्ड बाय एनारोबिक बैसिलस क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई। The bacillus enters the body through wounds। इसलिए देखो कभी भी कट वगैरह लगती है, चोट लगती है बच्चों को, तो डॉक्टर पूछता है टिटनस का इंजेक्शन लगा है क्या, इसको कितना टाइम हो गया। पहले हम लोग जब छोटे थे तो 6-6 महीने का ड्यूरेशन देखा था कि पिछले 6 महीने में से टिटनस का इंजेक्शन लगा है क्या, ऐसे डॉक्टर पूछते थे जब जाते थे। अब ये 3 इयर्स का देखा जाए कि 3 साल में टिटनेस का इंजेक्शन लगा है क्या। या बहुत कोई जो जिसको कोई और भी प्रॉब्लम है उसको 1 साल का भी पूछा जाता है, 1 साल हो गया क्या टिटनेस का इंजेक्शन लगे। क्योंकि ये एक ऐसा है बैक्टीरिया जो हमारे सराउंडिंग में बहुत अच्छे से अबंडेंट अमाउंट में पड़ा हुआ है। ठीक है, और किसी भी आप जब गिरते हो चोट लगता है तो जो मिट्टी मिट्टी में ये प्रेजेंट है और वो उस वुंड के थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकते हैं। इसलिए बाई चांस, और कभी लोहे से, एक एक ये मिथ ये है कि लोहे से चोट लगा तो टिटनेस का इंजेक्शन लगना चाहिए। ठीक है, कि लोहे की चोट है तो टिटनेस फैल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कोई भी चोट, हम लोग भी छोटे थे तो लोहे की चोट लगी है तो टिटनेस का इंजेक्शन लगना है, ऐसा रहता है। लोहे में जंग लगी है क्या, इस तरीके की चीजें होती है। वो क्यों, क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ चोट, वो भी एक तरह का चोट है, उससे भी वुंड हुआ है, उससे लोहे की चोट लगी, लोहे से कट हुआ है, या आपका किसी भी तरीके का कट हुआ है। ठीक, अब देखो मैक्सिमम डिजीज कैसे जा रही है हमारे, या तो माउथ के थ्रू, फूड के थ्रू, या तो हम इनहेल कर रहे हैं उसके थ्रू। इसका मतलब जो हमारी बॉडी पे पूरी कवरिंग है वो हमारी प्रोटेक्टिव लेयर हो गई। ठीक, प्रोटेक्टिव लेयर में डैमेज हुआ तो वो इन्फेक्शन साइट हो गया, वहां से इन्फेक्शन हो सकता है। क्लियर है, उस तरीके का ये इन्फेक्शन। द बैसिलस enters the body through wounds। incubation period varies from 4 days to 3 weeks। कैसा होगा ये फिर, एक्यूट हो गया ये भी। ठीक है, एक्यूट है। टिटनेस रिजल्ट्स इन पेनफुल मस्कुलर स्पाज एंड पैरालिसिस। अगर जितना अब उसका कितना सीवियरिटी है तो हो सकता है पैरालिसिस भी हो जाए। विच यूजुअली बिगिंस विद जॉ एंड नेक मसल्स। ध्यान रखना इस चीज को जो स्टार्टिंग में बताया, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, लॉक जॉ। ठीक है, फिटनेस के नाम से नहीं आया, लॉक जॉ का इन्फेक्शियस एजेंट आ गया क्वेश्चन में, तो अगर ये कॉन्सेप्ट ध्यान में नहीं रहेगा, ये वर्ड नहीं करोगे तो क्वेश्चन गलत हो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई, जब लॉक जॉ पूछेगा तो ऑब्वियसली वहां पे क्लॉस्ट्रिडियम टिटनाई दे सकता है, अदरवाइज आपको टिटनस और क्लॉस्ट्रिडियम और बैसिलस, ये ध्यान रखना। ठीक है, प्राइमरीली स्टार्ट विद द मस्कुलर स्पाज फ्रॉम द जॉ एंड नेक। इस पोर्शन, मस्कुलर पोर्शन, अपर पोर्शन, माउथ वाले पोर्शन से स्टार्ट होगा एंड डिजीज इज ऑफन फैटल।
फैटिलिटी है इस डिजीज की, अगर टिटनेस का फैल रहा है, आपका स्पाज्म किया है, तो उसको रिवर्स करना पहले पॉसिबल नहीं था। टिटनेस से बहुत लोगों की, टिटनेस से भी मतलब कॉलरा वगैरह जितना नहीं, लेकिन टिटनेस अगर हुआ है तो डेथ होती ही थी। बेबीज अगर हुआ है तो डेथ होगी ही। कुछ ऐसी डिजीज थी कि उसका क्योर नहीं था। क्लियर? तो टिटनेस ऑर्गेनिज्म लिव इन द इंटेस्टाइन ऑफ हॉर्सेस एंड अदर एनिमल्स। अब ये भी पॉइंट ध्यान में रखें। without doing any harm. The spores are, ये पता है बैक्टीरियल स्पोर फॉर्म होते हैं। क्लियर? स्पोर्स आर therefore abundant in soil manured with animal, जो एनिमल के फिशेस हैं, जो डंग है, उनके उसके जो खाद में कन्वर्ट, हम लोग बोल रहे थे कि कन्वर्ट हो जाते हैं फर्टिलाइजर में, उसमें क्या हो गया, उसके स्पोर कहाँ प्रेजेंट थे, हॉर्सेज और अदर एनिमल के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट है। अब वो उनके डाइजेस्टिव एक्सक्रीटा के साथ बाहर एक्सक्रीट हुआ, तो सॉइल में गया। सॉइल में धीरे धीरे वहां पे एक्सक्रीटरी मटेरियल तो नहीं दिख रहा है, लेकिन बैक्टीरिया के स्पोर वहां पे पड़े हैं, और हमें पता है स्पोर की कैपेसिटी अलग अलग होती है, कई कई सालों तक भी स्पोर सरवाइव रहते हैं। ठीक है? और वहां पे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं, या सिर्फ स्पोर के कंडीशन में भी वो एज इट इज रह सकते हैं अनफेवरेबल कंडीशन में। और जैसे उनको होस्ट अटैक करने को मिलेगा, वो फेवरेबल कंडीशन में मल्टीप्लाई करेंगे, अटैक। क्लियर? तो मोड ऑफ इसका ट्रांसमिशन किसके थ्रू हुआ? सॉइल के थ्रू। क्लियर? वाटर बॉर्न डिजीज, सॉइल बॉर्न डिजीज, फूड बॉर्न डिजीज, इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते। तो ध्यान रखो कि किसके थ्रू इन्फेक्शन जा रहा है। तो आपको कोई चोट लगी, किसी पर्सन को चोट लगी और उससे उसका सॉइल का कांटेक्ट हुआ है उस टाइम, तो उस टाइम भी टिटनेस के चांसेस हाई है, क्योंकि दिस बैक्टीरिया इज अबंडेंट इन नेचर, आराम से प्रेजेंट, और इसलिए इसका रिपीटेडली बूस्टर डोज लगता है। दे आर ऑल्सो प्रेजेंट इन द रोड एंड स्ट्रीट डस्ट। क्लियर? अब वो स्पोर वो एनिमल एक्सक्रीटा से निकला है, उसके बाद तो वो ट्रांसमिट भी हो सकता है, किसी एनिमल दूसरे एनिमल के थ्रू वो ट्रांसमिट हो गया, किसी व्हीकल के थ्रू ट्रांसमिट हो गया, कोई वहां से गुजरा है, उसके स्टेप में उसके शूज सैंडल से भी ट्रांसमिट हो सकता है। क्लियर? तो आपको नियर बाई एयर डस्ट है, उसमें भी हो सकते हैं इसके स्पोर मिल रहे हैं। और ये एक ऐसा बैक्टीरिया होता है, जब हम लोग फार्मा में देखते हैं ना, तो हम लोग ऐसे टेस्ट करते हैं रिपीटेडली अपने यूनिट का, आपको डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन का टेस्ट करना। उसमें क्या करते हैं, अगार प्लेट बनाई, मीडियम डाल दिया, अगार प्लेट बना लिया, अगार प्लेट जब ठीक हो जाता है, जम जाता है, तो अगले दिन हम लोग उसको ऐसे अलग अलग एरिया में ऐसे प्लेट को खोल के घुमा देते हैं। ठीक? जहाँ जाके जो जो प्लेट रहती है, जो जो बैक्टीरिया को टेस्ट करना, तो ये बैक्टीरिया नहीं आना चाहिए उस एरिया, क्योंकि वहाँ ड्रग बन है। पैकेजिंग एरिया में नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो ड्रग के साथ पैक हो जाए। तो कुछ रिस्ट्रिक्टेड बैक्टीरियल की लिस्ट होती थी कि इनका रेंज आ रहा है, तो इनकी कॉलोनी जब डेवलप होगी तो एक जैसे इंक्यूबेशन पीरियड है कि 24 आवर्स के बाद कॉलोनी आपको दिखेगी, तुरंत आपको बैक्टीरिया नहीं दिखेगा। आप लाए, एक्सपोजर करके, आपने एयर एक्सपोजर दिया, और उसके बाद लाके आप उसको, जो ओवन जैसा एक इंस्ट्रूमेंट होता है, ऑटोक्लेव ओवन ये सब होते हैं, वहां पे यूज होते हैं, उसमें आपने रख दिया, अब वो इंक्यूबेट कर रहा है, उसका फेवरेबल टेम्परेचर वगैरह सब सेट है, अब वो वहां पे इंक्यूबेट कर रहा है, तो आपको अगले दिन उसकी कॉलोनी दिख सकती है, कुछ की 48 आवर्स में कॉलोनी दिख सकती है, क्योंकि हम एक सिंगल माइक्रोब को नहीं देख सकते, लेकिन हम कॉलोनी को देख सकते। तो ये सब रिस्ट्रिक्टेड रहते थे, ये हमें नहीं मिलना चाहिए, यूनिट के अंदर ये बैक्टीरिया नहीं मिलना चाहिए, इसलिए प्रॉपर फ्यूमिगेशन, स्टरलाइजेशन, यूवी एक्सपोजर, इस तरीके के जगह के लोकेशन के अकॉर्डिंग, प्रोडक्शन एरिया में अलग तरीके का स्टरलाइजेशन होता है, मैन्युफैक्चरिंग एरिया, पैकिंग एरिया, सब अलग अलग तरीके का स्टरलाइजेशन। Here, they are also present in the road and street dust because the animal pass out dung as they move about. Spores may survive for 60 or more years. अब ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? बाहर स्पोर है, वो सरवाइव कर सकता है मोर देन 60 इयर्स, 100 इयर्स तक भी सरवाइव कर सकता है, इसलिए जब भी आप उसके कांटेक्ट में कोई भी इंसान आया है, तो वो वहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है, और अगेन ट्रांसफर होके उसका अमाउंट, हर केस में अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया वायरस कितना कंसेंट्रेशन है, कितना उस फेवरेबल कंडीशन में डिवाइड कर पा रहा है, हो सकता है आपके बॉडी में आया, लेकिन इम्यून सिस्टम ने उसको, या पहले से आपको टिटनेस का जो वैक्सीन लगा हुआ है उसके अकॉर्डिंग आप उससे फाइट कर रहे हो, ठीक है, तो आपको उसका इफेक्ट नहीं दिखे। क्लियर है बेटा? ऑन एंटरिंग द बॉडी बाय वे ऑफ वुंड्स, द स्पोर रिलीज एक्टिव बैक्टीरिया। ठीक है, स्पोर्स से फॉर्मेशन हो जाएगा, एक्टिव बैक्टीरिया फॉर्म हो जाएंगे, अब बैक्टीरिया फॉर्म हो गए तो फिर वो डिवाइड करेंगे, रिप्रोड्यूस करेंगे, एंड देन
तो धीरे धीरे आपके ब्लड के थ्रू आपके मसल्स तक पहुंच के वहां पे स्पाज्म को क्रिएट करें। इट इज एडवाइजेबल टू हैव टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन। अब टिटनस भी टॉक्सिन रिलीज करता है, मतलब ये बैक्टीरिया टॉक्सिन रिलीज करेगा। क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई रिलीजेस टॉक्सिन। टिटनस टॉक्साइड इंजेक्शन in case of an injury in road accident or a cut contaminated with street dust or animal dung, this will prevent the tetanus। और आई थिंक सबको कभी ना कभी टिटनस का इंजेक्शन लगा हो। कभी ना कभी हम लोग चोट खाते हैं, बचपन में गिरते हैं या कभी एक्सीडेंट होता है, तो पहला जो सबसे पहले ट्रीटमेंट होता है टिटनस का इंजेक्शन देके फिर फर्दर ट्रीटमेंट दिया। ऑल ऑफ अस शुड टॉक्साइड इम्यूनाइजेशन जो वैक्सीन हो गया एज अ सेफ प्रिवेंटिव मेजर अगेंस्ट दिस डेंजरस डिजीज। टिटनस टॉक्साइड गिव्स एक्टिव इम्यूनिटी। अब एक्टिव इम्यूनिटी क्या होती है, पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, सब हम लोग इम्यूनोलॉजी में डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये क्लियर हो। एंटी टिटनस सीरम प्रोड्यूसेस पैसिव इम्यूनिटी। अब जब हम कॉन्सेप्ट बताएंगे तब दोनों को इंटर रिलेट कर, बस अभी इतना समझना है कि एक इस तरीके की हमने एंटीबायोटिक ली है जो एक इम्यून सिस्टम को इनिशिएट कर दिया है। नाउ हम फ्यूचर में अब जब उससे काउंटर करेंगे तो हमारे पास उसकी इम्यून एंटीबॉडी फॉर्मेशन करने की कैपेसिटी है मेमोरी सेल के पास। लेकिन वो धीरे धीरे जब आपको बहुत टाइम तक चोट नहीं लगी है तो वो डिजनरेट हो जाती है, वो लॉस कर जाता है वो एंटीबॉडी फॉर्मेशन। इसलिए हमें रिपीटेडली इसका बूस्टर डोज लेना। अभी बस इतना ध्यान। इट इज नाउ अ प्रैक्टिस टू इम्यूनाइज द इन्फेंट अगेंस्ट डिप्थीरिया, whooping cough एंड टिटनाइस। ठीक है, जो हमने बोला था डीपीटी कॉम्बिनेशन, उसी में टिटनस, टी फॉर टिटनस, साइमल्टेनियसली बाय डीपीटी और ट्रिपल वैक्सीन। ठीक, ट्रिपल वैक्सीन भी कह सकते हैं इसको। क्या हुआ कशिश, नींद क्यों आ रही है? हाँ, तब ठीक है। ठीक, फिर टिटनस की वैक्सीन। अब अगेन टिटनस भी कॉम्बिनेशन में जा सकता है, या तो डीटीपी है या तो उसको टीडी के कॉम्बिनेशन में दे दिया। तो डिफरेंट डिफरेंट टर्मिनोलॉजी है यहाँ पे। देखो एज के अकॉर्डिंग कि इनिशियली जो बच्चों को दिया जाता है, फिर एडल्ट को दिया जा रहा है, फिर आपको कहीं भी कुछ हो रहा है तो भी एवरी 10 ईयर्स में इसको एडल्ट को लेते रहना चाहिए, ये सजेस्टेड है। और जब चोट वगैरह लगती है तो पूछा जाता है कि आप कितने टाइम से टिटनस का इंजेक्शन लिए हुए। नाउ नेक्स्ट है हैंसन डिजीज या लेप्रोसी। जो डबल डबल नाम आ रहे हैं बेटा उसको ध्यान में रख, दो दो तीन तीन बार पढ़ोगे ध्यान रहे। हैंसन टर्म ही इंडिकेट कर रहा है कि इट इज रिलेटेड टू समथिंग, किसी का नाम है। तो साइंटिस्ट है हैंसन जिन्होंने डिस्कवरी की थी हैंसन की वैक्सीन। लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक, क्रॉनिक मीन्स एक लंबे टाइम्स। ठीक है, लेप्रोसी जिसको कुष्ठ रोग कहते हैं। ठीक, उसमें आपके ऑर्गन्स जो भी इन्फेक्टेड होगा उसके ऑर्गन धीरे धीरे गलने लगते हैं, फिंगर्स वगैरह गलने लगते हैं। पहले भी ये भी बहुत ज्यादा, मतलब ये जो साइंटिस्ट है ना ये एक्चुअली ऐसा कहना कि ह्यूमन सिविलाइजेशन, ह्यूमन लाइफ के लिए बहुत ज्यादा हम्म ठीक है, तो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो रखे थे पहले ये सब चीजें। और लोगों में एक मिथ ऐसा भी था कुष्ठ रोग है क्योंकि ये फैलता, ऑब्वियसली ये इन्फेक्शियस डिजीज हम लोग पढ़ रहे हैं अभी, तो ये फैलती थी डिजीज, तो उसको देश गांव निकाला दे दिया जाता था। पुरानी मूवीज में भी देखोगे तो किसी को श्राप लग गया है उसको दिखाता है कि कोड़ हो गया। ठीक है, इसके बुरे कर्मों का फल है उसको कोड़ हो गया। इस तरीके का कॉन्सेप्ट तुम्हें पहले की मूवीज में दिख जाए तो उसको एक अपने सोसाइटी से थोड़ा सा दूर निकाल दिया जाता है। तो मूवीज में ऐसा दिखाया जाएगा कि गांव के बाहर कहीं खेत में उसका एक घर है, अब उसको जो निकाला गया है उससे वो बदला लेगा, क्या क्या तो दिखाएगा। एक साउथ इंडियन मूवी है आई, ठीक, वो बहुत साइंटिफिक मूवी है, उसमें थोड़ा सा जैसे अपने इंडिया वाले दिखाते हैं उसी लेवल का, मतलब अच्छी मूवी है। वायरल इन्फेक्शन और उसको मतलब पूरा भ्रम में रखा जाता है, तो उसके धीरे धीरे इस तरीके की चीजें डेवलप होती जाती है। और रेसलर रहता है शायद, तो उसमें थोड़ा सा दिखाया होगा। तो लेप्रोसी एक ऑल ऑफ सडन कोई डिजीज नहीं होगी आपके, जिसका भी इन्फेक्शन हुआ है तो उसको एक लंबे टाइम के बाद उसके रिजल्ट दिखने शुरू होंगे। पहले स्किन पे पैचेस वगैरह स्टार्ट होगी, फिर वो जैसे जैसे बढ़ रहा है उसके बाद ऑर्गन्स का बाहर एक्सटर्नल ऑर्गन गलने लगते हैं, छोटा होने लगता है इंसान। ठीक है, रिड्यूस करती है उसके ऊपर। तो लेप्रोसी इज अ क्रॉनिक इन्फेक्शियस डिजीज एंडेमिक इन वार्मर क्लाइमेट। अब ये याद रखना, जब लेप्रोसी होता था, जब पहले होता था या अभी भी, जैसे भोपाल के पास भी एक गांव है जहाँ पे लेप्रोसी रिपोर्टेड होता है।
क्योंकि वो गांव पहले भी बहुत ज्यादा ससेप्टेबल था, और फिर वैक्सीन के बाद प्रिवेंशन तो है लेकिन कुछ लोग नहीं लेते हैं, तो आज भी वहां से केस रिपोर्टेड होते हैं। अदरवाइज कुष्ठ रोग भी एक ऐसा रोग है जिसको हम लोग नियरली इरेडिकेट कर चुके हैं, इसका ट्रीटमेंट है पूरा प्रॉपर, जिसको हम लोग बोलते हैं डॉट्स, तुम्हारा उसकी तरह, ट्यूबरकुलोसिस की तरह। ठीक है। तो लेप्रोसी इज अ क्रोनिक इन्फेक्शियस डिजीज एंडेमिक इन वार्मर क्लाइमेट्स, जहाँ पे इनका सुटेबल है एक एरिया में, एक गांव में हो सकता है कि वो रिपीटेडली, एंडेमिक मतलब छोटे से एरिया में वो बार बार उस पर्टिकुलर डिजीज के लिए ससेप्टेबल एरिया हो जाती है एंडेमिक। इट इज कॉज्ड बाय अ बैसिलस नेम्ड माइकोबैक्टीरियम। माइकोबैक्टीरियम फैमिली की दो डिजीज हो गई, एक ट्यूबरकुलोसिस, एक लेप्रोसी। क्लियर? माइकोबैक्टीरियम लिप्रे, which was discovered by Hansen. It primarily affects the skin, mucous membrane, and peripheral nerves, but may affect internal organs also. अफेक्शन अब किस तरीके से वो कैसे ट्रांसमिट कर रहा है बॉडी में, इंटरनली भी ट्रांसमिट कर रहा है, तो देयर रेयर केस में ऐसा देखा जाता है कि इंटरनल ऑर्गन भी डैमेज हो रहा है, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्सटर्नली उसके फिंगर्स और उसके पैर हाथ इनमें ही असर ज्यादा देखा। डॉट्स का फुल फॉर्म है डिजाइन ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ऐसा कुछ होता है। ट्यूबरकुलोसिस का भी टीवी का जो चला था तो भी एक ऐड आता था, डॉट्स का 6 मंथ का कोर्स, डॉट्स का कोर्स करना चाहिए। डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट, डॉट्स का फुल फॉर्म नोट कर लेना, डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट। तो अकॉर्डिंग टू किस तरीके का सिम्टम दिख रहा है उसके अकॉर्डिंग ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। ठीक है। डॉट्स का कोर्स मतलब डायरेक्टली ऑब्जर्व ट्रीटमेंट्स, एस मतलब एस आ जा रहा है तुम्हारा ट्रीटमेंट से, तो इसको डॉट भी बोल सकते हैं, डॉट्स भी बोल सकते हैं। ठीक है। तो डायरेक्टली ऑब्जर्व जब किया है एक पेशेंट को, उसके अकॉर्डिंग डोज वेरी कर, इसलिए डॉट्स का सबका अलग अलग कहते हैं कि डोज होता है, उसको फॉलो करना चाहिए, पूरा कंप्लीट डोज लेना चाहिए। और ये तुम्हारा दोनों ही केस में है, लेप्रोसी एंड ट्यूबरकुलोसिस बोथ। इट्स सिम्टम इंक्लूड हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस, हाइपो मींस क्या हो गया, पिगमेंटेशन कैसा हो जाएगा, लाइट हो जाएगा। ठीक है। हाइपोपिगमेंटेड स्किन पैचेस, पार्शियल और टोटल लॉस ऑफ सेंसेशन इन द अफेक्टेड एरिया, उस एरिया में आप उसको पिंच करोगे, पिन धसाओगे तो उसको सेंसेशन नहीं होगा, चिकोटी काटोगे, ठीक है, कुछ भी आप ऐसा कर रहे हो तो उसको सेंसेशन, उसका नर्वस सिस्टम नहीं चलेगा, खांसी करते करते। Lesions, ulcer, nodules, scale, deformity of fingers and toes, wasting of body parts and thickened nerves, ये सारे फीचर्स आपको दिखे। सिम्टम इंपॉर्टेंट है। Infection occurs by prolonged and close contact with the leprosy patients, इसलिए लोग उसको बाहर निकाल दिया करते हैं। Incubation period is not exactly known. It is commonly between 2 to 5 years, but may vary from a few months to 30 to 40 years. ध्यान में रखोगे लेप्रोसी के लिए ये पॉइंट। इट इज क्यूरेबल डिजीज, इट इज नाउ क्यूरेबल, इसका भी इलाज है, और जो मैंने बताया तुम्हें पूरा इसका ट्रीटमेंट है, फॉलो करो तो सब हो जाता है, और ऑलरेडी जो ससेप्टेबल होते हैं वो इससे प्रिवेंटिव मेजर्स भी कर सकते। नाउ अगेन वन ऑफ द डिजीज जिसने बहुत तहलका मचाया था, बहुत लोग मरते थे, कॉलरा, कॉलरा कॉलरा सुने होंगे, हिंदी में इसको हैजा बोलते। ठीक। कॉलरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज, इसमें क्या हो रहा है आपका वाटर लॉस हो रहा है, ठीक है, सीवियर डिहाइड्रेशन हो रहा है बॉडी। क्लियर? कॉलरा इज एन एक्यूट डायरियल डिजीज, इट इज कॉज्ड बाय अ कॉमा शेप्ड मोटाइल बैक्टीरियम कॉल्ड विब्रियो। विब्रियो शेप क्या है, मतलब कॉमा, ठीक है, विब्रियो जब वर्ड आता है तो वो कॉमा से रिलेटेड होता है। मोटाइल बैक्टीरियम मतलब फ्लैजिला होगा, और इसका नेम क्या है, विब्रियो कॉलरी, बैक्टीरिया का नेम विब्रियो कॉलरी। The organisms live in the intestine. Intestine में रहेगा। Infections occurs with contaminated food and water, और यहाँ पे जो इन्फेक्शन है और जो कंटिन्यू पेरिस्टालसिस चल रही है उसमें एकदम वाटरी सिक्रेशन होने लगता है, तो उसको
इंक्यूबेशन पीरियड देख लो पहले, फॉर few hours to 2-3 days इसका इंक्यूबेशन पीरियड है। एंड जब इसका जो डायरिया होता है उसको आइडेंटिफाई करने का सिम्टम है कि राइस वाटर अपीयरेंस दिखे। ठीक है, जैसे चावल का माड़ सुने होगे अगर हिंदी में तुम लोग, या चावल करके चावल पकाते वक्त कभी देखा हो कुकर के बाहर चावल बनते हुए, तो थोड़ा एक दिन खा भी रहते गीला चावल, तो अच्छे से देखे हो। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, एक पूरा अपीयरेंस, एक जेली लाइक अपीयरेंस हो जाता है। तो उस तरीके का फ्लो अगर आपको दिख रहा है, लूज मोशंस फास्ट हो रहे हैं और राइस वाटर अपीयरेंस है, तो कॉलरा का सिम्टम। क्लियर? एंड दिस इज रिमार्केबल सिम्टम ऑफ कॉलरा डिजीज, तो ये सिम्टम भी ध्यान रखो। The symptom of disease are sudden onset of severe diarrhea and vomiting. Diarrhea, vomiting, dehydration, TBD. This is again ये एक तरीके से ट्रॉमा के मतलब इमरजेंसी केस हो जाता है। ठीक है, ट्रॉमा तो नहीं, इमरजेंसी केस। अगर किसी को एक साथ वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया चल रहा है, ठीक है, डिहाइड्रेशन हो रहा है फास्ट, तो दिस इज वन ऑफ द इमरजेंसी केस जिसमें आपको पहले हॉस्पिटलाइज करके ड्रिप लगती है। ठीक है, the stools are watery and give rice water appearance. If the disease is not checked early, it leads to dehydration, क्योंकि आपको बार बार डायरिया हो रहा है, ठीक है, आपको फ्लो हो रहा है, तो आपका वाटर लॉस हो रहा है, लॉस ऑफ मिनरल, मस्कुलर क्रैम्प, सप्रेशन ऑफ यूरिन एंड डेथ। क्लियर? सीवियर हो जाएगा, वाटर बॉडी में फ्लूइड की कमी हो गई, तो दैट इज अपने आप में वो एक सीवियर कंडीशन। समझ में आ रही है? तो ऐसे केस में एक ओआरएस का घोल जो चलता है, ऐड देखे होंगे, ओआरएस का घोल, वो इनिशियली आपको कोई डॉक्टर नहीं मिल रहा है, किसी आप ऐसे आउटर एरिया में हो, तो वहां पे ओआरएस का घोल कहते हैं कि कई लाखों लोगों की, कई करोड़ों लोगों की जिंदगी हर साल बचा रहा है। और भी कई चीजों में जहाँ पे डायरिया हो रहा है, सिंपल डायरिया हो रहा है, कॉलरा नहीं है, वहां पे भी ओआरएस एक ऐसा घोल है जो कि आपको बहुत अच्छे अमाउंट में सप्लीमेंट्स दे रहा है, मिनरल्स दे रहा है, और वो आपका डिहाइड्रेशन को बहुत फास्टली रिकवर करता है। ठीक, और बीपी वगैरह में भी ओआरएस या इलेक्ट्रॉल का घोल अगर आप सडन ले रहे हो तो वो भी काम करता है। और आपने ये देखा होगा, अगर नहीं है ओआरएस का घोल तो नमक, पानी, चीनी, ये सब मिला के घोल देना स्टार्ट हो जाता है। तो दिस इज फास्ट इनिशियल, जैसे कहते हैं ना कि आपने इनिशियली ट्रीटमेंट दे दी। रैपिड रिप्लेसमेंट ऑफ फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इज नीडेड। ये पॉइंट ध्यान में रखना क्योंकि इन्हीं का लॉस हो रहा है। तो हो सकता है विच सिम्टम इज विच क्योर विच सिम्टम, उसमें ये इलेक्ट्रोलाइट और वाटर से रिलेटेड ऑप्शन दे दे कॉलरा के केस में। इज नीडेड बाय ओरल ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी। इसी का एग्जांपल लिख लो, ओ आर एस, एड देखियो ना, ओ आर एस का घोल पिलाओ, वही वाला ओ आर एस। क्लियर है? शेप क्लियर है? विब्रियो शेप, कॉमा शेप है। ठीक, कॉमा शेप है, बैक्टीरिया फ्लैजिलेटेड है। कॉलरा इंपॉर्टेंट डिजीज है बेटा, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है, जस्ट गो थ्रू। सिम्टम, लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी। स्किन इलास्टिसिटी क्या होती है? अपनी स्किन को पिंच करो और देखो वो किस तरीके से नीचे आ रही, फास्ट आ रही है सबकी। ठीक, जब आपको डिहाइड्रेशन होता है, जिसकी भी बॉडी में डिहाइड्रेशन होता है, तो उसकी स्किन ऐसे खींच के आप छोड़ोगे तो वो धीरे 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 उसको ये नॉर्मल होने में थोड़ा टाइम लगेगा। तो ये भी डॉक्टर करके देख, तो ये डिहाइड्रेशन का सिम्टम है। मतलब एक तरीके से तुम ऐसे समझो कि पानी की कमी हो गई तो श्रिंक कर गई। ठीक है, स्किन की लेयर, नीचे की डर्मल लेयर, वो सब सिंक की हुई है। अब आप उसको ले जा रहे हो हायर, उठा रहे हो पिंच करके, और छोड़ोगे तो वो टाइम लेगी धीरे धीरे नॉर्मल होने। तो दैट इज अगेन द एक ऑब्जर्वेशन सिम्टम है। लॉस ऑफ स्किन इलास्टिसिटी, डायरिया, रैपिड वेट लॉस, लो ब्लड प्रेशर, इंक्रीज थर्स्ट, वॉमिटिंग, ये सारे सिम्टम्स हैं और सब एक साथ हो रहे हैं, जिसमें स्किन वाला इंपॉर्टेंट है और स्टूल वाला इंपॉर्टेंट है, तो वो कॉलरा को इंडिकेट करेगा। Now, how cholera affect the body is an acute intestinal infection that cause severe diarrhea, dehydration, and if not treated promptly, it may occur death. How it spreads? People ingest water or food contaminated with cholera bacteria. तो कैसी disease हो गई है? Food and waterborne disease. ठीक,
इन एपिडेमिक pieces of disease person is source of contamination. एपिडेमिक है किसी लार्जर एरिया के लोग जो कॉलरा से ससेप्टेबल है, अगेन उनके फीसेस के थ्रू, सॉइल के थ्रू, फूड के थ्रू, अलग अलग जगह से इसका कंटामिनेशन जा सकता है। ट्रीटमेंट क्या है? सॉल्ट सॉल्यूशन, उसको इलेक्ट्रोलाइट का सप्लाई दीजिए। इंट्रावेनस फ्लूइड आईवी देंगे, आईवी से फ्लूइड दिया जाएगा। एंटीबायोटिक्स यूज होगी। इन unprepared communities death rates can be as high as 50%। जहाँ पे जैसे कॉलरा भी एक ऐसी डिजीज है जिसके लिए, जैसे मलेरिया के डिजीज के लिए, कॉलरा के डिजीज के लिए एक पर्टिकुलर डेंगू अब फैलता है। अब डेंगू का बहुत अच्छा नाम हो गया, तो डेंगू फैल रहा है, तो उस पर्टिकुलर एरिया के मेडिकल ऑफिसर्स होते हैं पर्टिकुलर डिजीज के लिए, जो इसको ऑब्जर्व करते हैं। अब उनकी अपनी टीम होती है जिनका पर्टिकुलरली काम ही यही हो गया कि वो कॉलरा के डिजीज को देखेंगे कि वो किस लेवल पे स्प्रेड हो रही है। मलेरिया का क्या है, घर 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 में सर्वे करा लेंगे, ठीक है, हॉस्पिटल नियर बाय हॉस्पिटल में सर्वे करा लेंगे कि क्या इस डिजीज के पेशेंट कितने आ रहे हैं, तो एक पूरा उनके पास डेटा होता है। तो पर्टिकुलर एरिया में जहाँ पे प्रिवेंशन वगैरह है, मेजर किया गया है, अगर वो नहीं मेंटेन है तो ऑब्वियसली वहाँ डिजीज का रेट हाई होगा। In the large intestine, bacteria multiply rapidly. Toxin from bacteria penetrate cells of intestinal wall. Again, उसके थ्रू कहाँ जाएगा? लिम्फ में, ब्लड में गया और वहां से उसने फिर ट्रैवल स्टार्ट कर दिया। Toxin prevents intestine from absorbing water from digested food, diarrhea, dehydration result, और ये मेजर कॉज है, ठीक है। अब इसने क्या किया है? टॉक्सिन, टॉक्सिन का जो मोड ऑफ एक्शन है, जैसे मैंने उस दिन बताया था कि एक एडेयर कर रहा है और एक टॉक्सिसिटी रिलीज कर, टॉक्सिक एंजाइम है, टॉक्सिक प्रोटीन कंटेंट है जो टॉक्सिसिटी फॉर्म कर रहा है। यहाँ पे भी क्या है? उसी तरीके से अब ये तुम्हारा जो इंटेस्टाइन का काम है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, ठीक है, ध्यान से, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड, उसको ही ये एब्जॉर्ब नहीं होने दे रहा है, इसने लेयर पे वर्क, ठीक है। तो एब्जॉर्प्शन रुक गया है तो पेरिस्टालसिस फास्ट हो जाएगी। कोई अल्सर नहीं है, एब्जॉर्प्शन रुका है। अल्सर हुआ था तो पेरिस्टालसिस मूवमेंट स्लो हो गया था, तो स्टूल टाइट होने लगा था। एब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, कोई फूड आया, स्टमक से फूड आया, वो बहता हुआ चला जाएगा, समझ रहे हो, ठीक है, वो आगे की तरफ बढ़ जाएगा। तो पेरिस्टालसिस इस केस में क्या है? फास्ट है, तो ना डाइजेशन हो रहा है, आपका लिक्विड कंटेंट साथ साथ में रिलीज हो। इज इट क्लियर? ठीक है। तो टॉक्सिन प्रिवेंट्स इंटेस्टाइन फ्रॉम एब्सॉर्बिंग वाटर फ्रॉम डाइजेस्टेड फूड एंड एज ए रिजल्ट डायरिया और डिहाइड्रेशन टेक्स प्लेस। कोई डाउट है यहाँ पे? कॉलरा एपिडेमिक्स आर कॉमन इन आउट कंट्री ड्यूरिंग फेयर्स एंड फ्लड। अब कहीं पे भी जब आप देखते हो नेचुरल डिजास्टर होता है, ठीक है, जैसे आसाम में बाढ़ आ गई, किसी केस में बिहार में बाढ़ आ गई, बहुत हालत लोगों की उधर खराब हो जाती है, तो उस एरिया में बाढ़ तो जो नुकसान करके गई गई, लेकिन उसके बाद जो वहां पे डिजीज फैलती है उसमें कॉलरा बहुत टॉप में है। मतलब पहले ही फैले। अगर कोई भी नेचुरल डिजास्टर हुआ है जहाँ पे लाइफ नेचर डिस्टर्ब हुआ है, तो वहां पे कॉलरा एक मतलब ऐसी डिजीज मानी जाती है कि कॉलरा से लेके प्रिवेंशन वहां स्टार्ट हो जाना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि बाढ़ आई चली गई, तो अब नेचुरल डिजास्टर से ओवरकम होने के लिए क्या करना है वहां, तो ये वहां के मेजर्स में उसमें लिखा होता है कि प्रिवेंटिव ऑफ कॉलरा, वो भी वहां पे अप्लीकेबल होगा। एंड अदर नेचुरल कैलेमिटीज व्हेन वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन गो आउट ऑफ अ गेम। जब वाटर सप्लाई वगैरह प्रॉपर नहीं है, सीवेज कंटामिनेशन हो रहा है उसमें, तो भी इसके चांसेस हाई है। प्रिवेंटिव मेजर्स इंक्लूड प्रॉपर कम्युनिटी सैनिटेशन, पर्सनल क्लीनलीनेस एंड टेकिंग बॉइल्ड वाटर एंड हीटेड फूड। ठीक, इससे प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं? अब देखो ये सब चीज जो होती है ना, टेकिंग बॉइल्ड वाटर एंड हीटेड फूड, ये आपको कई सारी डिजीज से बचाती है, जो भी फूड एंड वाटर बॉर्न डिजीजेस आप पढ़ रहे हो। क्लियर? क्योंकि देखो अब हम लोग जैसे हम लोगों ने देखा था कि अगर हम डिफॉरेस्टेशन को रोकना चाह रहे हैं तो लोग कैसे उस पूरी जगह की एक मान्यता बना दी थी पुराने जमाने में। उन्हें नहीं पता कि वो साइंटिफिकली क्या कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसा किए कि उन्होंने अब उस बरगद के पेड़ के नीचे एक पत्थर रख दिया और पूजा कर दी। तब वो बरगद का पेड़ नहीं कट सकता, पीपल के पेड़ के नीचे कर दिया, पीपल का पेड़ नहीं कट सकता, ठीक है। छोटा सा मंदिर बना भी नहीं, उसके पहले ही लोगों में एक ऐसा फैल जाता था कि यहाँ पे इस पेड़ को कट नहीं करना, ठीक है। तो वो एक तरीके से अननोइंगली वो हमारे कस्टम का कुछ पार्ट है जो कि हमें फायदा दे। उसी तरीके से एक कल्चर तुम देख रहे होगे कि
जब पार्टी वगैरह होती है गांव में या कोई ऐसा शुभ काम होता है या इवन तेरही वगैरह होती है तो पहले पंडितों को भोज दिया जाता है। ठीक है, पंडितों को भोज दिया जाता है तो उसमें क्या बनती है, पूड़ी। ठीक है, तो एक ट्रेडिशनल वे में इंडियन कल्चर में फ्राइड चीज खाने की हैबिट है, जो कि हमें प्रिवेंटिव मेजर्स में मतलब इनडायरेक्टली वो हमारे एक तरीके से इम्यून सिस्टम और प्रिवेंटिव मेजर्स को बढ़ाया हुआ है। ठीक है, हम इजीली कुछ ऐसा चीज नहीं खाते, जैसे बाहर अगर आप खा रहे हो, किसी ट्रैवल में गए हो, तो यू शुड प्रिफर द रोटी, तंदूर की रोटी और बॉइल्ड दाल। सब्जी नहीं खानी चाहिए बाहर। ठीक है, बॉइल्ड आलू का एकदम फ्रेश सब्जी, ऐसा आपको समझ में हो, मतलब जो बॉयल हो चुका, जो कुकिंग बहुत टाइम तक हुई हो। ठीक है, टेम्परेचर हाई टेम्परेचर पे गया है, ऐसा चीज आपको प्रेफर करना चाहिए। तो ये प्रिवेंट करता है कि आपको फूड बॉर्न डिजीज से आप बच जाएं। और इसी तरीके से अगर आपने वाटर बॉईल कर रखा है, जैसे आप बाहर गए हो तो आप पैक्ड मटेरियल को प्रेफर करो, कोई फूड ये रियल वगैरह के जूस प्रेफर कर दो। पैक्ड वाटर, डिस्टिल वाटर, डिस्टिलरी वाटर्स वगैरह को लो, उसको प्रेफरेंस देनी चाहिए, क्योंकि वो कंटामिनेशन के चांसेस नहीं। ओपन की चीजें नहीं लेनी चाहिए। ठीक है, कि आपको पता नहीं कि वो किस तरीके से हैंडल की। तो हमारे कल्चर में जो ये पूड़ी कचौरी इनका जो चलन है, वो इनडायरेक्टली हमें एक तरीके से बचाया हुआ था कई सारे फूड वगैरह से। ठीक है, फिर बाद में ऐसा तेल लेने से कोलेस्ट्रॉल और ब्ला 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 हो रहा है, वो अलग चीज है। नहीं तो 20-20 25-25 पूड़ियां खा के उठ जाने वाले लोग हैं, उनको कुछ नहीं होता था। ठीक है, और इसी तरीके से पराठे सेक के खाने का चलन था। तो अभी भी है, लेकिन अब लोग बच बच के खाते हैं कि उससे आर्टरीज में क्लॉटिंग, प्लेक का फॉर्मेशन, कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन, वो सब हो रहा है। और लेवल भी डाउन हुआ है। पहले लोग घरों में तेल बनाते थे, हमारे यहाँ भी गांव से तेल आता था, गांव से घी आता था पूरा। मतलब साल में एक बार समर वेकेशन में गांव जा रहे हैं तो वहां पे पैक्ड तेल निकाल के रखा होता था, घी साल भर का पूरा दादी बना के रखती थी, अचार देती थी। तो इस तरीके की चीजें गांव से आती। तो जितना आपको मतलब चल रहा है गांव से आया हुआ अनाज, तो वो सब प्योर होता था। अब तो गांव में भी नहीं बन रहा है, नहीं। इवन मुझे गुड़ बहुत पसंद था, तो अब तो मुझे गांव से भी गुड़ नहीं आता। तो लखनऊ गई थी तो मैंने बोला चाचा गुड़ भेजवा दीजिएगा। बेटी कहाँ गुड़ मिल रहा है। तो लोग गांव में मतलब वर्कर्स इतने महंगे हो गए हैं कि अब इन सब चीजों से हट गया, हर जगह प्रैक्टिस मटेरियल पहुंच रहा है और इजीली वो भी मार्केट निकल रहे हैं। शहर जा रहे हैं और ले आ रहे हैं मैगी पास्ता। गांव में मैगी पास्ता बन रही है और लोग एकदम बढ़िया वाले फूडी होते जा रहे हैं उधर। ठीक है, तो कोलरा वैक्सीन इज यूजफुल ड्यूरिंग एपिडेमिक एंड विजिट टू अ फेयर। और कहीं पे मेला लगता है किसी एरिया में, मेला वगैरह ज्यादा लगता है, जैसे आपका कोई दशहरा मैदान, ऐसे मैदान बोले जाते हैं, तो उस एरिया में जब आप जा रहे हो तो भी आपको बहुत ज्यादा चांसेस, ससेप्टेबिलिटी बढ़ जाती है इस तरीके के डिजीज से आपका इंटरेक्शन हो जाए। वो वहां पे फ्री में बढ़ती है खाने के साथ। It however provides immunity for a short period, about 6 months। ठीक है, अगर वैक्सीन लिया हुआ है तो एक शॉर्ट इम्यूनिटी, टिटनेस की तरह ही शॉर्ट इम्यूनिटी है, और उसके बाद इसका भी रिपीटेडली ट्रीटमेंट, रिपीटेडली डोज लेना पड़ता है। विजिट्स टू कोलरा अफेक्टेड प्लेसेस एंड फैमिली शुड बी अवॉइडेड। Vibrio cholerae first isolate by Robert Koch, लुइस पास्चर, एडवर्ड जेनर, ये सब बहुत अच्छे इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक तरीके से डेथ के ऊपर विक्ट्री हासिल करके, और इस देश से, इस जगह से, धरती से ये लोग जा चुके हैं। लेकिन कह सकते हो कि करोड़ों लोग जिंदा हैं आज की डेट में, ऐसी खतरनाक खतरनाक डिजीज पे अगर कंट्रोल हो चुका है तो जस्ट बिकॉज ऑफ दिस साइंटिस्ट। तो रॉबर्ट कॉच ने आइसोलेट किया था विब्रियो कॉलरी को फर्स्ट टाइम 1883 में। विजिट्स, इट इज नॉट इन्फेक्ट, इट इज इन्फेक्शियस। इन्फेक्शियस है, ये भी इन्फेक्शियस है। अभी तक हम सारे डिजीज तुम लोग को इन्फेक्शियस ही बता। इवन लेप्रोसी इज इन्फेक्शियस। ठीक है, इंक्यूबेशन पीरियड वेरी करता है, तो आप विजिट करके आ चुके हो और वो इंक्यूबेशन पीरियड की वजह से बहुत टाइम के बाद सिम्टम्स दिख सकते हैं। क्लियर, तो कहानी पूछी जाती है, डॉक्टर फिर पूछता है ऐसा ऐसा कुछ हुआ था क्या। वाटर एंड फूड बॉर्न मीन्स, तो इन्फेक्शियस ही हुई ना। अरे टाइफाइड भी तो फूड बॉर्न था, वाटर बॉर्न हो रहा था, तो इन्फेक्शियस ही तो है। चलो बात करते हैं बाद।
ठीक है। तो अब ये प्रिवेंटिव मेजर हो गया, जिससे जिससे फैल रहा है वही सब चीजें प्रिवेंट, उससे बचना हो गया। कुकिंग की मेथड अच्छी होनी चाहिए, बाहर सैनिटाइजेशन, हाथ को बार बार धोना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर सेफली, यही सब जो हमने बोला वही सब हो गया प्रिवेंशन। क्लीनिंग होनी चाहिए, प्रॉपर वैक्सीनेशन होना चाहिए, टाइम टू टाइम पे आपको डोज रिपीट करना चाहिए। ठीक, ये दिख रहा है हमें इंटेस्टाइन पे, विब्रियो कॉलरी इंटेस्टाइन की मेम्ब्रेन पे अटैच्ड है। रियल इमेजेस हैं ये सब, हाई मैग्नीफाइंग इमेज हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एब्जॉर्प्शन को अप्रूव कर देता है, मतलब आपका डाइजेशन, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन के वाले पोर्शन में जो डाइजेशन एब्जॉर्प्शन हो रहा है उसको इसने कंप्लीटली, ये जो लेयर है, ठीक है, यहाँ से जो रिलीज हो रहा है म्यूकस वगैरह, उसको ये इंटरप्ट कर देगा, इसलिए प्रॉपर एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन की प्रोसेस फिर नहीं होगी और सीवियर उसके रिजल्ट आएंगे। नाउ नेक्स्ट है ट्रांसमिशन डिजीज में ही, इन्फेक्शियस ट्रांसमिशन डिजीज में सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज एसटीडी, जिसके बारे में हम लोग रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर में भी पढ़े हुए हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो जस्ट एक रिकॉल कर लेते हैं, एक वर्ड याद करना, रिकॉल करना, वहां पे भी लिखवाया था मैंने, वेनरल। ठीक, वेनरल वर्ड यूज करते हैं, दैट इज अगेन रिलेटेड टू सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो सेक्सुअली एसटीडी ना पूछ के वीडी बोल सकता है, जो टेस्ट होते हैं उसमें भी ये टर्म आ सकता है, तो आपको वेनरल वर्ड याद रखें। जैसे विसरल, ठीक है, मेडिकल टर्म में विसरल क्या है, इंटरनल एब्डोमिनल ऑर्गन के लिए विसरल वर्ड यूज कर रहे हैं। उसी तरीके से सेक्सुअली ऑर्गन से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड कोई भी डिजीज है उसको हम लोग इंक्लूड करते हैं और एक टर्मिनोलॉजी देते हैं, वेनरल डिजीज। The sexually transmitted disease, also called VD, is spread by sexual intercourse with infected person. अब ये जो हमने उस टाइम भी बता रखा है कि एक पूरी मिथ चल रही है, लोग इसके बारे में बातें नहीं करते हैं, लोग डॉक्टर के पास जाते नहीं हैं। तो धीरे धीरे आप जो भी पर्सन है जो इस तरीके का एक बैरियर बिना यूज किए या किसी इन्फेक्टेड पर्सन के साथ कोई रिलेशनशिप इंटरकोर्स किया है, तो वहां पे फ्लूड इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं और ये डिजीज, ये धीरे धीरे ये सारे बैक्टीरिया वगैरह वहां पे ग्रो करते हैं और वो धीरे धीरे स्मॉल रैचेस से लेके वो पस फॉर्मेशन तक बढ़ जाते हैं। क्लियर, तो उसमें साइफिलिस एंड गोनोरिया हम लोग पढ़ लेते हैं। तो the major venereal disease are syphilis and gonorrhea. There are about 50 million cases of syphilis and 150 million cases of gonorrhea in the world. अब देखो, ये केसेस इसलिए भी हाई हैं क्योंकि लोग जाएंगे ही नहीं डॉक्टर के पास, तो ऑब्वियसली वो वहां पे बढ़ता जाएगा और जिसके साथ वो जो भी उनका पार्टनर है वो उस तक फैलेगा। क्लियर, तो however the reported cases are merely a fraction of the actual prevalence of these disease. जो रिपोर्टेड केसेस हैं वो दिस जो भी डिजीज का एक्चुअल रेशियो है उसका एकमात्र फ्रैक्शन है, और इतने केस अगर रिपोर्टेड हैं तो भी ये सिर्फ फ्रैक्शन डिजीज रिपोर्टेड है। इंसान खुद कोई फंगल, एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल यूज करके क्रीम लगा के एक टाइम के बाद क्योर कर लेता है, लेकिन वो पूरी तरीके से क्योर नहीं होता है। कुछ लोगों को जो इसके बहुत ससेप्टेबल होते हैं क्योंकि उन्होंने कोई ट्रीटमेंट लिया नहीं प्रॉपर, तो वो रिपीटेडली होता रहता है। ठीक है, फर्स्ट इसमें देखते हैं सिफिलिस। सिफिलिस इज कॉज्ड बाय द स्पाइरोचीट बैक्टीरियम ट्रेपोनिमा पैलिडियम। ठीक, पहला एक बैक्टीरिया आएगा जो कि स्पाइरल शेप है, तो ध्यान में रखो, ट्रिपोनिमा पैलिडियम। टफ क्वेश्चंस में आ सकता है, शेप भी इसका स्पाइरल है। इट अफेक्ट्स द म्यूकस मेम्ब्रेन इन जेनाइटल, रेक्टल और ओरल रीजन। ठीक है, रेक्टल, जेनाइटल एंड ओरल रीजन में इसके इन्फेक्शन हो सकते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ ट्रांसमिटेड, जो भी आप इन्फेक्टिव फ्लूइड का ट्रांसमिशन होगा उसके थ्रू ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है और वहां पे डैमेज करेगा, छोटे छोटे लेजन्स का फॉर्मेशन हो जाएगा और उसके बाद वो बढ़ के सीवियर भी हो सकता है। इन्फेक्शन अकर्स बाय कॉन्टेक्ट। Incubation period is about 3 weeks. The mothers may